डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का पेपर देखे तो आगे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, आपने जो पढ़ाया लगभग क्वेश्चन वहीं से आया और मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा तो देखा हाँ जी बिल्कुल सही बात। वो लगभग क्वेश्चन 80% क्वेश्चंस वही आए हैं जो आपको पिछले कुछ दिनों में बताया गया है या प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। अब हालांकि क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, अब करके भी आ चुके हैं, क्या लिखा है वो तो आपको पता है, लेकिन पढ़ाया गया है सब कुछ। अब बात यह है कि एग्जैक्ट आंसर कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया है या गलत किया है, वो पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज के हुए पेपर, आज यानी कि 18 मार्च 2025 18 मार्च 2025 को हुए पेपर का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा ये आपका सीरियल नंबर सबका चेंज होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे अपना क्वेश्चन पेपर भेजा है, उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। SS10 इकोनॉमिक्स उच्च माध्यमिक परीक्षा, कौन सा बोर्ड? राजस्थान बोर्ड, यानी कि RVSE। ओके, यहां पर आपको 3 घंटा 15 मिनट मिला होगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए। 80 नंबर का क्वेश्चन था। अब बात करेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का, पूरे क्वेश्चन पेपर का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं जो आज के इस पेपर में हुआ था। अब देखिए, शुरुआत करेंगे कहां से? एमसीक्यूज में। कितने के एमसीक्यूज? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कहा सर 12 एमसीक्यूज है। नहीं बेटा, 18 एमसीक्यूज मैंने बताया था। देखिए 18 एमसीक्यूज आए और एमसीक्यूज में भी लगभग क्वेश्चन वही है जो मैंने पिछले एमसीक्यूज में बता रखे हैं। तो देखिए सेक्शन ए की बात करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं मैं। ओके, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंशन मनी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आपको क्या करना चाहिए था? यहां पर आंसर करना, जनरल इंटरेस्ट ऑफ लेखक के आंसर करना चाहिए था ए, प्रोफेसर JM कीन्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की निर्णयकर्ता नहीं हो सकता है? कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की निर्णयकर्ता में नहीं आता है? राज, उपभोक्ता, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। देखिए राज, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति और ये सब जो है समष्टि स्तर है। उपभोक्ता जो है व्यक्तिगत आंसर होता है, यानी कि सी हम चूज करेंगे। अंतिम शरण ऋणदाता किसे कहते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हमेशा केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक। निम्न में से कौन सी परिसंपत्ति मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य संचय का कार्य कर सकती है? कौन सी परिसंपत्ति मुद्रा के अतिरिक्त, यानी कि अगर मुद्रा ना हो उसकी जगह पर इसका यूज किया जा सकता है? सोना यानी कि गोल्ड को, लैंड को, बॉन्ड को, ऑल ऑफ दिस। देखिएगा आपके पास गोल्ड हो, लैंड हो या फिर कोई बॉन्ड हो, इन सब का यूज एज ए मॉनेटरी टर्म कर सकते हैं। दैट इज हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, आय का बहुभाग जो उपयोग नहीं किया जाता है क्या कहलाता है? द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम दैट इज नोन एज सेविंग। ऑप्शन नंबर ए। उपयोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कौन सा होता है? उपयोग मांग मतलब उपभोग मांग, कंजप्शन डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट जो निर्धारक होता है वो होता है डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि आपकी इनकम होगी तो इनकम को ही आप एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट इनकम है, मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है वही पेमेंट करता है। संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, सेवा कर। द राइट आंसर इज वेल्थ टैक्स। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जिसके नाम पे होगा उसी को टैक्स देना पड़ता है। सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण इनमें से कौन सा जो है पब्लिक गुड्स का एग्जांपल है? दैट इज राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी प्रशासन, सड़कें, उपभोग, सभी ये सारे के सारे सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और जो सरकार प्रोवाइड करता है उसको हम जो है क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वस्तु के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा देश और उसकी मुद्रा का गलत युग्म है? देश और मुद्रा, लेकिन इसमें से कोई एक गलत है। जापान की है, भारत रुपया है, संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब 3 सही है इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी गलत है। ब्रिटेन का लीरा नहीं है, ब्रिटेन का क्या होता है? पाउंड होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा टैरिफ से संबंधित? टैरिफ का मतलब जो टैक्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यापार अवरोधक, व्यापार सहायिका, मुक्त व्यापार, हम बात करें 14 फरवरी से रिलेटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टैरिफ बैरियर, ट्रेड सब्सिडी, दैट इज फ्री ट्रेड। जब हम बात करते हैं टैरिफ से, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स हमेशा क्या होता है? ट्रेड बैरियर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, व्यापार अवरोधक हमारा राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में दैट इज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइंड इन द मार्केट। मार्केट इकोनॉमी में सारे क्रियाकलापों का निर्धारण कौन करता है? बाजार द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, उत्पादक द्वारा या सरकार द्वारा। देखिएगा यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था फ्री ऑफ होता है और बाजार के द्वारा से निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न बाजारों का अध्ययन संबंधित है।
ठीक है। विभिन्न बाजार, जो बाजार है, बाजारों का जो स्टडी होता है कहाँ किया जाता है, बाजार आता है समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बजट रेखा का समीकरण बताना है। बजट रेखा जहां पर उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत के आधार पर वेरियस संयोग बनता है। यहां पर बजट रेखा की जब हम समीकरण की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका P1, क्यों पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की कीमत, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। निम्न में से कौन सा वस्तु की मांग का निर्धारक है, डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता के अधिमान, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वक्र आयताकार अतिप्रवलय आकृति का होता है। मैंने कल जब लाइव क्लास लिया था तब भी बताया था, ये आयताकार अतिप्रवलयकार वाला पॉइंट जरूर पढ़ लेके जाएगा, एग्जाम में 100% आएगा। देखिए आ चुका है, हालांकि शॉर्ट में आया है। दैट इज कुल, क्या बोलते हैं इसको, आयताकार। इसका आंसर है आपका औसत स्थिर लागत, क्योंकि ये जो वक्र है वो ऊपर से नीचे इस तरह से होता है, इसको आयताकार अतिप्रवलयकार नाम से जाना जाता है। कुल लागत और कुल परिवर्तित लागत के मध्य अंतर होता है। कुल लागत यानी कि टीसी और कुल परिवर्तित लागत टीएफसी, इन दोनों के बीच अंतर होता है, वो होता है टीएफसी बोलते हैं, कुल स्थिर लागत। और कुल स्थिर लागत मतलब कहां पर है ये, ऑप्शन नंबर बी, कुल स्थिर लागत। चेक करते रहिएगा आपने ने क्या क्या किया हुआ है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। वस्तु विभेद हो जाता नहीं, ये एकाधिकार में पाया जाता है। अतिरिक्त लाभ नहीं, ये भी एकाधिकार में पाया जाता है। एक फर्म का कीमत स्वीकार व्यवहार होना, बिल्कुल सही, एक फर्म का कीमत स्वीकार। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकार करता है, प्राइस टेकिंग बिहेवियर ऑफ द फर्म होता है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। यदि मांग तथा पूर्ति दोनों दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तो संतुलन कीमत में क्या, ये है मांग और ये है पूर्ति और ये मांग, दोनों ही दाईं ओर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, दोनों ही दाईं ओर, तो क्या हुआ, देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन होगा सी, अपरिवर्तित रहेगी दोनों, क्योंकि दोनों में एक साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये था एमसीक्यूज। अब चेक करेंगे एमसीक्यूज में आपने कितने, मेरे हिसाब से आपको एमसीक्यूज में 18/18 आना चाहिए, क्योंकि 18 में से मैंने लगभग सारे बता, अगर आप मेरे क्लास देखते रहे थे तो आपको तो इस एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट कर दूं, जो भी आपके छोटे भाई है, आपके दोस्त है जो इस साल क्लास 12 के आने वाले हैं और राजस्थान बोर्ड के हैं, उनको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि उनको परमानेंटली रेगुलर क्लास मैं अपने इस चैनल के थ्रू देने वाला हूं। 1 अप्रैल से क्लास शुरू होगी, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और तब तक मिलते रहेंगी जब तक आपका पेपर कंप्लीट ना हो जाए। तो उनको बोलिए द इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। अगर जुड़ते हैं तो आपको कहीं पर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको हर एक मटेरियल प्रोवाइड करूंगा क्लास के साथ, हर चीज प्रॉपर वे में, ठीक है। चलिए इतना मेरा काम कर दीजिएगा। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आते हैं 6 ही आए थे और इसमें 6 के 6 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आते हैं 6 ही आए थे और इसमें 6 के 6 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। इसलिए यहां पर मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मुद्रा का एक सर्वमान्य माध्यम, मनी इज द कमोडिटी एसेट मीडियम ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मुद्रा किसका सर्वमान्य मापा है, यहाँ पर आंसर आएगा किसका, विनिमय का, पहला वाला विनिमय। कौन सा फलन आय और उपभोग के बीच संबंध व्यक्त करता है। विच फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम, दैट इज नोन एज उपभोग फलन। क्या बोलते हैं इसको, उपभोग फलन, यानी कि कंजप्शन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन फंक्शन। अंतरराष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए किसकी स्थापना की गई, द हैज सेटअप टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इंटरनेशनल ट्रैक। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को करने के लिए, यहां पर लेन देन को सही करने के लिए यहां पर स्थापना किया गया किसकी, दैट इज द राइट आंसर इज विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आगम का लागत पर अधिक क्या कहलाता है, अगर आगम ज्यादा है लागत से, इसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा है और लागत कम है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इज नोन एज लाभ। क्या बोलते हैं इसको, लाभ, यानी कि क्या होगा यहां पर, प्रॉफिट। फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गम से अभिप्राय है कि बाजार कीमत सदैव, अगर फर्म निर्बाध पूरी तरीके से जब मर्जी आ रही हैं, जब मर्जी छोड़ के चली जा रही हैं, इसका मतलब होता है बाजार की कीमत सदैव
द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इम्प्लाइज दैट द मार्केट प्राइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। क्या हो, किस पर बराबर होगा? औसत आगम के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? औसत आगम के बराबर होगी। राइट, ध्यान में रखना, ये था इसके राइट ऑप्शन। ठीक है ना, ये थे इसके राइट आंसर। अगर आपने क्या कर रखा है वो आप चेक कर लीजिए। ये थे आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसके बाद थे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको एक शब्द, एक वाक्य या फिर कंप्लीटली एक के छोटे फॉर्म में आपको आंसर देना था। ठीक है, ये आए थे 12, 12। अब क्वेश्चन क्या था? महामंदी का यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा था? महामंदी का यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा कर दिया था, जिससे बेरोजगारी, औद्योगिक उत्पादन गिरा और कई देशों की राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिजिटल सौदों का कोई एक माध्यम बताइए। बहुत सारे माध्यम है, यूपीआई है, ई बैंकिंग है, ठीक है, ई वॉलेट है, कई सारे आप जो भी लिखे होंगे वो सही होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, ये बताता है कि आय में किसी भी अतिरिक्त वृद्धि का कितना हिस्सा उपभोग पर खर्च किया जाता है। अब चाहे तो यहाँ पर उसका फार्मूला अगर लिखा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। आपने अगर फार्मूला लिख के आए तो निवेश को समझाइए। निवेश क्या है? निवेश आय का एक ऐसा भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। निवेश को कई तरह से कि निवेश वह व्यय होता है जिससे पूंजीगत संपत्तियों में वृद्धि होती है, निवेश कहते हैं। पूंजीगत स्टॉक पर किया गया व्यय निवेश कहते हैं। कई तरीके से अर्थ को लिखा जा सकता है। निर्गत गुणक की गणना का सूत्र लिखिए। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका था। ये क्वेश्चन देखिए वही सेम है कि इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इज द आंसर। निर्गत गुणक का फॉर्मूला है। वार्षिक वित्तीय ब्यौरे का आशय स्पष्ट की बात, वार्षिक सरकार बजट वाले चैप्टर से, ठीक है, हर साल बजट पेश किया जाता है, बजट का एक पूरा विवरण आता है, उसी को ही वार्षिक वित्तीय ब्यौरा कहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के संबंध उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमोदित प्राप्ति और व्यय का विवरण पेश करती है। इसी विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों ने गलत हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बताया नहीं गया था। एक नया क्वेश्चन है, पिछले कभी भी ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। विदेशी विनिमय बाजार से क्या आशय? बताया गया था, ये वाला क्वेश्चन वही आया हुआ है। विदेशी विनिमय बाजार एक विकेंद्रीकृत वैश्विक बाजार है जहाँ दुनिया भर की मुद्राएं एक दूसरे के साथ क्रय विक्रय, खरीदी और बेची जाती है। अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय समस्या लिखिए। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या, तीनों में से कोई एक भी लिख दीजिए। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहाँ पर मैंने क्या उत्पादन किया लिख दिया है, आपकी मर्जी, आपने क्या लिख के आए हैं। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन के साधन यानी कि इनपुट और उत्पादन मात्रा यानी कि आउटपुट के बीच के संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। सीमांत उपयोगिता से आपका क्या आशा है? ये भी क्वेश्चन को बताया गया था। सीमांत उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु और सेवा की एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग से उपभोक्ताओं को मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि। जितना प्रयोग करते हैं उसका अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो भी अतिरिक्त संतुष्टि या अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अधिपूर्ति का अर्थ समझाइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अधिपूर्ति, अधिपूर्ति का मतलब होता है जब पूर्ति ज्यादा हो। एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी कीमत पर बाजार में वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में ज्यादा होती, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर सप्लाई उसकी डिमांड से ज्यादा हो, उसको अधिपूर्ति के नाम से जानते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है? मैंने अभी से कहा था पूर्ण प्रतिस्पर्धा जरूर पढ़ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड क्वेश्चन कितने सारे आए हुए हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसी बाजार स्थिति होती है जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होता है। यहाँ पर समरूप वस्तुएं होती हैं और कोई विक्रेता या क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ये था 1 नंबर के 12 क्वेश्चन। उसके बाद है 2 नंबर के वाले, ठीक है, 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आए थे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन का मतलब 2 या 3 लाइन में आंसर देना था। अब आपने क्या आंसर दिया पता नहीं, मैं तो एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ। देख मिलाई के इसके आसपास अपने आंसर दिया है या नहीं दिया है। आपके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किसी 2 प्रमुख लक्षण मतलब विशेषताएं, आपको 2 विशेषताएं बतानी थी। आप कुछ भी लिख सकते थे। 2 विशेषता में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। यहाँ पर कीमत निर्धारण जो है बाजार के अधीन होता है। अब उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना था, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। 5वां क्वेश्चन, यदि उपभोग फलन C इक्वल टू 40 प्लस 0.7, ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ था आपको यहाँ पर, क्योंकि ये सैंपल पेपर में आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। निवेश दे रखा I इक्वल टू 10 करोड़, तो प्रत्याशित समस्त मांग का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो है यहाँ पर मांग का फार्मूला होता है AD इक्वल टू होता है C प्लस I।
ठीक है। सी दिया हुआ है 40 प्लस 0.75y और आई दिया हुआ है हमारे पास 10 करोड़। तो ऐसे में एडी क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू सी की जगह इसको रख देंगे वैल्यू को 40 प्लस 0.75y प्लस 10। ओके, 40 और 10 हो जाएगा 50 प्लस 0.75y, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा। यही हमारा आंसर है, क्योंकि y की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये और सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर है। और इतना करने की आपके 2 नंबर थे। अब देखिए आपने क्या किया है, अगर ऐसा किया है तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। सरकार बजट द्वारा स्थिरीकरण कार्य कैसे कर सकती है, स्टेबलाइजेशन। सरकार बजट का प्रयोग इस तरह से करती है ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे, ठीक है ना, वस्तु की कीमतों में, महंगाई में या मंदी, स्थिरता बनी रहे ताकि किसी को संतुलन की स्थिति बनी रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार बजट के माध्यम से स्थिरीकरण कार्य करती है। इसके लिए सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, जैसे खर्च को बढ़ाना घटाना, करों को बढ़ाना या घटाना, ठीक है ना, ऋण लेना, इस प्रकार से नीति को स्थिरीकरण नीति के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट नीचे दी गई अदायगी संतुलन तालिका में अज्ञात मान आपके पास BOB बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले से कुछ बैलेंस हमारे पास दिया हुआ नहीं है। दो नंबर का 2 पॉइंट कैलकुलेट करना है। क्या नहीं है, व्यापार संतुलन नहीं है, यहां पर क्या होगा, और चालू खाते का शेष कितना होगा, करंट बैलेंस कितना होगा। सबसे पहले हम बैलेंस, ट्रेड बैलेंस निकालते हैं। ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट भी दे रखा है, इंपोर्ट भी दे रखा है, तो 160 में से 240 को घटा देंगे तो हमें बचेगा माइनस का 80। इसका मतलब होता है यहां पर आएगा माइनस का 80 पहला। अब अदृश्य मद भी हमारे पास है, तो अदृश्य मद हमारे पास अगर है तो हमारे पास व्यापार संतुलन कितना आया था, माइनस का 80, और अदृश्य मद कितना दे रखा है, 50। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कितना बैलेंस आ गया, माइनस का 30, तो यहां आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, ये है चालू खाते का शेष, करंट बैलेंस माइनस में आया। क्यों माइनस में आया, क्योंकि आयात ज्यादा है निर्यात की तुलना में। अगर आपने ऐसा किया है तो 2 नंबर पक्के, अगर ऐसा नहीं किया है तो मार्क्स तो जाएंगे। क्यों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जितना करोगे मार्क्स उस हिसाब से मिलता है। अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन के बीच में भेद बताइए, अंतर बताइए। ये क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ था आपके कि आ सकता है, पढ़ लीजिए। अवमूल्यन का मतलब होता है जब देश की सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कम करती है, अवमूल्यन कहते हैं। जबकि पुनर्मूल्यन का मतलब होता है जब देश की सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाती है विदेशी मुद्राओं की तुलना में, उसको कहते हैं। अवमूल्यन में निर्यात सस्ता हो जाता है, ऐसे में विदेशों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। और पुनर्मूल्यन में देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने से महंगाई हो जाती है, निर्यात महंगा हो जाता है, और ऐसे में भारतीय उत्पादों की मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। देखिए लिखा हुआ है, आर्थिक विश्लेषण क्या है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण एक ऐसी स्थिति है जहां देश की वास्तविक समस्याओं, वास्तविक स्थिति, तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ये जैसे है, क्यों है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सब का अध्ययन करता है। जबकि आदर्श आर्थिक विश्लेषण क्या करता है, कोई भी स्थिति, समस्या का समाधान कैसा होना चाहिए इस बात पर निर्भर है, यानी कि जैसा होना चाहिए यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में 2-2 लाइन में लिख दिया, इसका आंसर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उपयोगिता क्या है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्या है, उदाहरण की सहायता से समझाइए। उपयोगिता किसी वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण दीजिए, जैसे अगर हमें भूख लगती है, भूख लगने पर हम खाना खाते हैं और खाना खा के हमें संतुष्टि मिलती है और हमारा पेट भूख मिटता है, तो उसको उपयोगिता कहते हैं। श्रम के कुल उत्पादन का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र बनाने के लिए कहा गया, वर्णन करने के लिए नहीं, फिर भी आप एक लाइन में श्रम के कुल उत्पादन का अर्थ जरूर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक ऐसा ग्राफ है जो श्रम की विभिन्न मात्राओं के साथ साथ उत्पादन के कुल स्तर के बीच संबंध हो कि उत्पादन कैसा हुआ और श्रम कैसे। जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन बढ़ता चला जाता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि हुई, श्रमिकों की मात्रा बढ़ रही है और ये उत्पादन की मात्रा। तो इस ग्राफ को बनाना था, अगर आपने ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आया नहीं था, इस साल आ गया 2 नंबर में। यही क्वेश्चन था, जो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पढ़ाया नहीं, जो आपके आ गया 4 नंबर में।
दो नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में भेद कीजिए। मैंने कई बार कहा है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, में लॉन्ग में बता दिया था, लेकिन देखिए शॉर्ट में आया था। औसत उत्पादन प्रति इकाई औसत आउटपुट के नाम से जाना जाता है, और सीमांत उत्पादन एक अतिरिक्त इनपुट इकाई के नाम से जाना जाता है। गणना, औसत उत्पादन की गणना कुल उत्पादन को कुल इनपुट यानी कि उत्पादन की इकाई से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, और एमपी की गणना कुल उत्पादन में से परिवर्तन इनपुट को परिवर्तन से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एमपी इक्वल टू डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, और इसका फॉर्मूला होता है एपी इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, आप इन दोनों का फार्मूला भी लिख देते तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फर्म के कुल संप्राप्ति का रेखा चित्र के मदद, कुल संप्राप्ति बिक्री की सभी इकाइयों को बेचकर, बिक्री की सभी इकाइयों को बेचकर जो प्राप्त राशि होता है उसको कुल आय या कुल संप्राप्ति के नाम से कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कि वस्तु की कीमत समान रहती है, तो ये वक्र नीचे से ऊपर की ओर सीधी रेखा में चढ़ता हुआ होता है, शॉर्ट में बोलते हैं टीआर। ठीक है, ये ग्राफ बनाने के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ उत्तर मतलब यहाँ पर 3 नंबर के हिसाब से, और इसके आपका आंसर जो है लगभग 100 शब्दों के आसपास लिखना था। ठीक है ना, अगर पॉइंट वाइज आ जाता क्वेश्चन आता तो सही है। देखिए पॉइंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को जो भी पॉइंट था उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना था। निम्नलिखित बुनियादी राष्ट्रीय आय समुच्चयों का विश्लेषण। ये क्वेश्चन भी मैंने कल लाइव क्लास में भी उससे पहले कई बार किया है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को बेटा बिल्कुल पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन इंटरनल चॉइस वाले होते हैं, ऑप्शनल वाले होते हैं, अथवा करके होते हैं। और यहाँ पर पहला जो पॉइंट था वो राष्ट्रीय का था। देखिए क्या पूछा गया है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब तीनों की परिभाषा देनी है बस, और कुछ नहीं। किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें उत्पादन और आयात कर भी शामिल होता है, सब्सिडी को घटाया जाता है, उसको हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। साधन, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासी द्वारा अर्जित सभी साधन आयों का योग होता है। और बाजार कीमत शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादकों द्वारा सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं की बाजार मूल्य, जिसमें से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। इसका मतलब इसमें से केवल मूल्य ह्रास का अंतर होता है। ये मूल्य घटाने के बाद हम तो तीनों के बारे में आपको 2 लाइन में लिखना था, 3 नंबर पक्के। या फिर दूसरा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते थे, निम्नलिखित अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए। निवल निवेश क्या है, मूल्यह्रास क्या है, मध्यवर्ती। दोनों ही इजी था, और आपने क्या सवाल किया, आपने क्या आंसर लिखा है, अब एक बार मैच कर लीजिए। अगर आपका आंसर मेरे से थोड़ा बहुत भी मैच होता है, मतलब आपके मार्क्स पूरे आने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाबद्ध व्यय और गैर योजनाबद्ध व्यय क्या होता है। यहाँ पर भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन में योजनागत व्यय क्या है और गैर योजनागत व्यय क्या है। इसके योजनागत व्यय मतलब नई योजनाएं और कार्यक्रमों को शुरू करने या मौजूदा योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया व्यय योजनागत व्यय कहलाता है। ये आमतौर पर 5 वर्षीय योजनाओं के दौरान निर्धारित होता है। अब तो होता नहीं है, अब तो 5 वर्षीय योजना नहीं है, फिर भी मीनिंग पूछा गया है। जैसे स्कूल बनाना है, सड़क निर्माण करना है, इसके लिए पहले से योजना तैयार की जाती है। गैर योजनागत ऐसी व्यय होती है जो भी विभिन्न 5 वर्षीय योजना की अवधि के आगे बढ़ाएगी योजना को उत्पन्न होता है। मतलब कई सारे कार्य बिना किसी योजना के उत्पन्न हो जाता है, जैसे वेतन देना है, पेंशन देना है, ब्याज का भुगतान करना है, इसके लिए योजना बनाने की जरूरत पड़ती है, ये करना ही पड़ता है। या फिर दूसरा था राजस्व और पूंजीगत व्यय से क्या आशय, व्यय से, देखिए व्यय से लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यय से क्या आशय समझाइए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिसका दैनिक संचालन को बनाए रखने करना पड़ता है। इससे देश की संपत्ति और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको उदाहरण भी देना है यहाँ पर, जैसे वेतन देना, बिजली बिल, किराया, रखरखाव आदि। पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिससे दीर्घकालिक संपत्तियों का निर्माण होता है या फिर दीर्घकालिक दायित्व कम हो जाते हैं, जैसे मशीनरी की खरीद हो जाती है, भवन का निर्माण करना होता है, पूंजी की खरीदी होती है, इसको हम पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था 16, यहाँ पर भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। उपभोक्ता के इष्टतम चयन को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। इष्टतम चयन का मतलब होता है उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को बताना है। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है, अगर हम इष्टतम चयन की बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता का बजट रेखा और उपभोक्ता का उदासीनता वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, उस स्थिति को उपभोक्ता के इष्टतम चयन के नाम से जानते हैं।
आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये डायग्राम अगर आपने बनाया, डायग्राम कंपलसरी, क्योंकि रेखा चित्र कहा गया है। ऐसे क्वेश्चनों में बिना डायग्राम के आप, ये कल भी मैंने बताया था लाइव क्लास में, तो ये 2 और 1 मिला के आपको 3 नंबर इसके मिल जाते हैं। या फिर आपको इसमें से जो, क्योंकि ये ज्यादा इजी था आपके लिए, मांग का नियम को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मांग का नियम, अन्य कारक स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग घट जाती है, कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। अर्थात मांग का नियम वस्तु और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है और इस स्थिति मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इस तरह से। तो रेखा चित्र बनाना कंपलसरी था। अब यहाँ पर चाहते तो टेबल भी बना सकते थे, अगर टेबल बनाए तो अच्छी बात है, फिर 3 नंबर में थोड़ा सा और लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना भी लिखा है तब भी इनफ है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब मैंने कहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूरत है, हाँ, और टेबुलर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। कल कई बार बताया, इससे पहले जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला सीरीज लेके आया था तब भी मैंने बताया कि टेबल फिल करने वाला क्वेश्चन आएगा, और ये भी बताया था कौन कौन से चैप्टर से। अब देखिए लागत वाले चैप्टर से आ गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है, एक तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत TC को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 दी हुई है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और कितना खर्चा हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो खर्चा दिया हुआ है प्रॉफिट निकालने के लिए, और प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसका मतलब होता है हमें टोटल कॉस्ट तो दे रखा है, हमें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस कितना दे रखा है, यहाँ पर प्राइस दे रखा है 10, इसका मतलब हर एक इकाई 10-10 का है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10 बन जाए 10। एक अलग से टेबल बना लेंगे जैसे मैं बनाया है, 10 2 20, 30, 40, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 60। अब कैलकुलेट करो प्रॉफिट, TR माइनस TC। तो यहां पर 10 में से 15 गया, माइनस का 5 यानी कि लॉस हुआ। 20 में से 22 गया, माइनस का 2 यानी कि यहां पर भी लॉस गया। 30 में से 27 गया, यहां प्रॉफिट होना शुरू हो गया। 40 में से 31 गया, 9 बचा। 50 में से 38 गया, 12 बचा। और 60 में से 46 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 बचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। वस्तु की 10 दी हुई, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। आपने इतना कैलकुलेट कर लिया, सही हो गया, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। या फिर दूसरा, ये और आसान था। निम्न तालिका में 2 फर्मों की पूर्ति सारणियां दी हुई है, SS1 और SS2 दी गई बाजार पूर्ति। जब भी हम बाजार पूर्ति की बात करते हैं, यानी कि मैंने बाजार पूर्ति वाला समझाते हुए कहा था कि बाजार पूर्ति का मतलब होता है बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं के द्वारा पूर्ति का योग। तो ये SS1 है, SS2 है, मार्केट सप्लाई इक्वल टू होता है SS1 प्लस SS2, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 प्लस 7 कितना हो गया, यहाँ पर 12, 7 प्लस 11 तो ये कितना हो गया 18, 15 प्लस 10 ये कितना हो गया 25, 20 प्लस 15 ये कितना हो गया 35, 26 प्लस 18 कितना हो गया, ये हो गया 44, और 33 और 35 कितना हो गया, ये हो गया 58। ठीक है, या तो ये दोनों में से कोई, दोनों ही इजी था। आपके 3 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन का। अब बात करते हैं खंड 2 की। ये जो खंड है निबंधात्मक प्रश्न का मतलब होता है यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और 4 नंबर का होने का मतलब होता है यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन को करीब 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है, यानी कि वेरी लॉन्ग टाइम में जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाए जाने वाले नीतिगत उपकरणों का विश्लेषण कीजिए। मुद्रा पूर्ति की नियंत्रण मतलब देश में अगर अस्थिरता आ जाती है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा उसको नियंत्रित करने के लिए मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक कई सारे उपायों को यूज कर सकती है, जिसको 2 प्रमुख उपायों में बांटा गया है। एक है परिमाणात्मक साख नियंत्रण और दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। अब परिमाणात्मक बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रिया, नगद कोष अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, और गुणात्मक सीमांत आवश्यकताओं यानी कि मार्जिन में परिवर्तन, साख राशनिंग, उपभोक्ता साख नियंत्रण, प्रत्यक्ष। आपको इन सभी पॉइंटों को लिखकर उनको करीब एक लाइन में या 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ भी नहीं दे रहा हूँ, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या करना था और आपने क्या किया है। इतने पॉइंट को लिख के, किसी भी 4 पॉइंट या 6 पॉइंट को लिख के आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना था। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स यहाँ पर थोड़े से आपके कट सकते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस दूसरे क्वेश्चन से आपको पहला क्वेश्चन बेटर था।
ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल सौदा प्रगति पर अपना विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है यहाँ पर डेटा देना है कि किस तरह से जो है भारत में जो डिजिटल एग्रीमेंट्स हुई हैं, डिजिटल सौदे हुई हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा है, विश्लेषण करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल सौदों की प्रगति उल्लेखनीय है, जो कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, जब से डिजिटल क्रांति हुई है 2030 तक, भारत में अनुमान यह है कि 20% ट्रांजैक्शन जो है राष्ट्रीय आय में योगदान देंगे, और इसके लिए आर्थिक वृद्धि 2014 से 19 के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था में 15.6% की जो है वृद्धि हुई है, और हमारे समय पहले से कितना 2.4 गुना ज्यादा है। इस तरह से आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है पॉइंट टू पॉइंट, तब जाके इसको लेकिन मैं सजेस्ट करता, अगर पहले पता होता कि ऐसा आने वाला है तो मैं कहता हमेशा केंद्रीय बैंक के जो नीति है केंद्रीय बैंक, क्योंकि मैंने कहा था कि केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण। अब लैंग्वेज का फर्क पड़ गया, आपने समझ पाया नहीं पाया, लेकिन ये पता नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि कल भी लाइव क्लास में कहा था केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद लॉन्ग में जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 19 था, बाजार मांग से क्या आशय है। बाजार मांग की व्युत्पत्ति को रेखाचित्र की सहायता से समझे। बाजार मांग, एक बाजार में जितने भी उपभोक्ता मौजूद है, वो सभी उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर जितनी भी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, उन सबका योग जो है बाजार मांग होता है। अब बाजार मांग को जब हम एक वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसको बाजार मांग तालिका के नाम से जानते हैं, सॉरी तालिका, और उस तालिका को जब वक्र में ग्राफ में शो करेंगे तो उसको बाजार मांग ग्राफ। अब यहाँ पर कहा है कि आपको रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र बनाने के लिए आपको इस तरह का तालिका देना है, जहां पर दो उपभोक्ता को दिया गया है, एक्स और वाई को, और दोनों की टोटल को बोलते हैं बाजार मांग। अब इसको आपको शो करना था यहाँ पर ग्राफ में। शो करने के लिए यहाँ दिखाते हैं हम कीमत को, ये है 0, 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ दिखाना था बाजार मांग, यानी कितना था 15, 30, 45, 60 और 75, और इस आधार पर जो मांग वक्र बनता वो कुछ इस तरह से होता। तो इस मांग वक्र को आपको दर्शाना था, तब जाके आपको यहाँ पर 4 नंबर मिले। अब आपने किस तरह से वक्र बनाया, किस तरह से टेबल दिया है, आप खुद एनालाइज कर लीजिए, लेकिन इसके आसपास किया है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था ऑप्शन ए भी मांग से है। मैंने कहा था मांग वाला चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, देखिए आया हुआ है, और वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, और सेम क्वेश्चन आया हुआ जो मैंने बताया हुआ था कि मांग वक्र शिफ्ट क्यों होता है, मांग वक्र में शिफ्ट और मांग वक्र की दिशा की गति को रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। मांग वक्र में शिफ्ट का मतलब होता है अगर कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होने से अगर मांग में परिवर्तन होता है, तो ऐसे में मांग वक्र अपने स्थान को छोड़ के आगे और पीछे की ओर शिफ्ट कर जाता है, खिसक जाता है, जिसको मांग का खिसकाव या मांग वक्र का शिफ्ट कहते हैं। ये होता है कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन, जहां पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये 2 प्रकार से होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अगर मांग में वृद्धि होता है, इसका मतलब होता है कीमत अपनी जगह पर, और ये मांग वक्र अपनी जगह, ये मांग वक्र है, और ये अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर खिसक जाता है, तो उसको मांग में वृद्धि कहते हैं। और वहीं पर मांग वक्र नीचे की ओर खिसक आता है, तो उसको जो है मांग में कमी के नाम से जानते हैं, और दोनों ही अन्य कारकों के कारण होता है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका न्यूमेरिकल टाइप में, यहां पर भी टेबल फिल करना था। ठीक है, एक वो आया था आपका, क्या था 3 नंबर में, और यह 4 नंबर के, ये 7 नंबर के क्वेश्चन, और प्लस आया था आपका 2 नंबर में, यानी कि 7 और 2 9 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। मैंने आइडिया लगाया था 10 नंबर का, 1 नंबर का। अब एमसीक्यूज में तो आए हुए एक क्वेश्चन, तो ये देखिए लगभग जो बताया गया था वैसा ही था। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एवरेज कॉस्ट, जिसका फार्मूला होता है टीसी डिवाइडेड बाई क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, इसका फार्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू TCN माइनस 1। पहले आप TC से AC कैलकुलेट कीजिए, तो 0 से 10 को डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये इन्फिनिटिव का साइन लगा देते हैं, ये कोई डैश का साइन लगा देंगे, दोनों सही है। 18 को 1 से डिवाइड करेंगे, 18 आ जाएगा। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 12.5 आ जाएगा। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 8 आ जाएगा। इतना करने के आपके 2 नंबर। फिर निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए जिस यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट, उससे ठीक ऊपर वाले TC को माइनस कर देना है। जी यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसको डैश कर देंगे, 0 यूनिट पे कोई भी मार्जिनल कॉस्ट नहीं होता है। फिर 18 से 10 माइनस कर देंगे, 8, 25 में से 18 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7। फिर 30 में से 25 माइनस कर देंगे, 5। फिर 32 में से 30 माइनस कर देंगे, ये है 2।
या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, ये भी आपका ये भी कॉस्ट सही आया है। यहां पर निकालना है क्या चीज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। और टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पहले जो दे रखा है वो तो निकाल लो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं कैसे, यहां पर 0, ये डैश का है तो ये डैश ही रह जाएगा। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 2 नंबर का काम हमने कर दिया। अब टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए टीएफसी। तो सबसे पहले टीएफसी निकाल लो आप, टीएफसी 0 यूनिट पर जो भी टोटल कॉस्ट होता है वही टीएफसी होता है। और ये टीएफसी है 10 10 10 10 10, और इन दोनों को टोटल जो करेंगे तो टीसी आ जाएगा। कर दो, ये तो दिया हुआ ही है। 10 और 10 कितना आ गया 20, 18 और 10 कितना हो गया 28, 24 और 10 कितना हो गया 34, एंड 28 और 10 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, अब खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपने कैसा किया, कैसा अटेम्प्ट किया, किस तरह से लिखा। मैंने एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है अपने क्वेश्चन पेपर जो आपने लिखा है, आपको कोई झिझक है, कोई डर है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए, डायरेक्ट ग्रुप में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। बस मेरा रिक्वेस्ट अपने दोस्तों की तरह अपने छोटे भाई तक पहुंचा दीजिए। यही वो चैनल है जहां आपके अपने एग्जाम तक एक सटीक क्वेश्चन पेपर, सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बस बने रहना है मेरे साथ।